Hello everyone, welcome you all to the Sports Science Academy. Today we are going to study attention and memory. Okay, concentration. It will come under the topic concentration, memory, thinking, cognition. This all we will study today. Right? We will study attention, the role of attention in sports. डिफरेंट काइंड ऑफ अटेंशन आपने को देखने को मिलेंगे, एक्सटर्नल इंटरनल. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. Topic is very little but it is very important. So let's start with the definition. According to William James, जैसे कि आप देख पा रहे हो, according to William James 1980, attention is a taking position by mind in a clear and vivid form of one out of what seems several simultaneously possible objects and trends of thoughts. अटेंशन का मतलब क्या होता है? यस एनीवन, क्या होता है अटेंशन का मतलब? क्या समझते हो अटेंशन से? यस, देखो, हाँ, यस, है ना. देखो क्या है, हमारे पास में इतने सारे मैसेजेस थॉट्स है. आपको बाहर इन्वायरमेंट में कई सारी थॉट्स ऑब्जेक्ट्स एक साथ दिख जाएंगे, स्टिमुलाई. आप मैच खेल रहे हो, सामने से ऑडियंस चिल्ला रही है, ठीक है, और कोई पीछे से आपको एग्रेसिव बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, बट आपका अटेंशन बॉल पे है. तो ये क्या है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है एक सिंगल पॉइंट और उस पर फोकस करना है. सेवरल स्टिमुलस से, सेवरल साइमल्टेनियसली बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, मैसेज और आपको आपकी ओर आएंगे. थॉट्स, क्या क्या, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ये आपके सामने आएंगे. आपको फोकस करना है आपके डिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स की तरफ, वो है अटेंशन. ठीक है, क्लियर विविड फॉर्म आउट ऑफ व्हाट सिम्स सेवरल साइमल्टेनियसली, उसमें से आपको एक क्लियर कंक्रीट वे में किसी एक पर फोकस करना है. दैट इज अटेंशन. गॉट इट? एक मिनट. अब अगर हम अटेंशन की बात करें, है ना, तो बीएफ स्टेकर ने क्या बोला, बीएफ स्किनर ने, देखो ये रहा, अटेंशन इज कॉम्प्लेक्स. साइकोलॉजी की में अटेंशन इज कॉम्प्लेक्स है. इसमें कई सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा वाई इट इज कॉम्प्लेक्स. जितना ये लगता है उतना है नहीं, इसमें कई सारी चीज़ें अपने हमें देखने को मिलेगी. बिहेवियर कैन बी रिड्यूस टू मैथमेटिकल मॉडल इन विच स्पेसिफिक स्टिमुलाई गो इन एंड प्रेडिक्टेड रिस्पॉन्स कम आउट विथ एनिमल्स. तो ये एक ऑपरेशन है, इधर से स्टिमुलस आता है, आपका मेंटल ऑपरेशन है, और इधर से रिस्पॉन्स आएगा. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ बिहेवियर इसको बोलते हैं. ये क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ बिहेवियर. इधर से स्टिमुलस आएगा, आपका मेंटल ऑपरेशन है, और आगे आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, है ना. ठीक है, और डिटेल में अटेंशन के ऊपर देखेंगे. उसके पहले हम देख लेते हैं लिटिल बिट अबाउट मेमोरी. चलो मेमोरी का इसके बाद देखते हैं, अभी अटेंशन का पहले पढ़ते हैं क्लियर पूरा, इसके बाद वापस आएंगे मेमोरी के ऊपर, है ना, ताकि नाउ सिलेक्टिव अटेंशन. सिलेक्टिव अटेंशन क्या होता है? व्हाट इज सिलेक्टिव अटेंशन? नाम से लग रहा है सिलेक्टिव अटेंशन. हमारे पास में बहुत सारी स्टिमुलस आएंगे, आपको इधर से व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, इधर से फेसबुक पे मैसेज आ रहा है, आपको पढ़ाई भी करना है, बट आप किस चीज़ पे फोकस कर पा रहे हो? आपका फोकस, आपका डिस्टर्बेंस, इन चीज़ में आप कैसे बैलेंस कर पा रहे हो? Our ability to selectively attend to stimuli is based on the correct distribution of neurochemical in the brain.
हम क्या एक चीज पर टिक पा रहे या नहीं टिक पा रहे, है ना। हमारा जो ब्रेन है इसकी न्यूरोकेमिकल एबिलिटी है। कई बार आपको स्ट्रेस में आते हो, फोकस आपका कम हो जाता है, कई बार डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है, कई बार आपका ब्रेन क्रेविंग करता है कि आपका डोपामिन लेवल बढ़े, इसके लिए आप क्या कर लेते हो, वीडियो गेम खेल लेते हो या चॉकलेट्स खा लेते हो या कुछ कर लेते हो, आपको जब पढ़ाई बोरिंग लगने लग जाती है। तो ये केमिकल लोचा है हमारे ब्रेन में। तो सिलेक्टिव अटेंशन इस चीज़ को बैलेंस करना है हमारा। अ डिस्ट्रप्शन इज द बैलेंस ऑफ डिस्ट्रप्शन बिटवीन या ऑफ डोपामिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन is associated with inability to selectively attend to stimuli and with mental disorders such as schizophrenia, depression, attention disorder। अगर हमारा अटेंशन, हमारा फोकस डिस्टर्ब है, मतलब हमारा जो केमिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब है। किस चीज़ का केमिकल बैलेंस? एक तो डोपामिन का जो अप्रोप्रिएट अमाउंट होना चाहिए वो नहीं है, कम हो जाए बहुत ज़्यादा तो भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा हो जाए। नॉरएपिनेफ्रिन ये भी है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ठीक है। इसमें अगर डिस्टरबेंस होता है तो क्या होता है, हमारा अटेंशन डिस्टरबेंस होता है। और अटेंशन डिस्टरबेंस को क्या बोलते हैं? इम्पेयर्ड कैपेसिटी टू सस्टेन अटेंशन, पुअर रिटेंशन, मतलब फेरनिक कंडीशन या स्किजोफेरेनिया, ठीक है। स्किजोफेरेनिया मतलब पुअर अटेंशन, इट्स अ डिसऑर्डर और प्रॉब्लम रिलेटेड टू पुअर अटेंशन, राइट। ये होता है सिलेक्टिव अटेंशन। अब हमारा सिलेक्टिव अटेंशन हम मतलब हम उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दे पाए जिन पे हमारा फोकस हो करना है हमें, राइट। अभी पढ़ाई करने बैठे हो तो आपका अटेंशन पढ़ाई पे होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपका केमिकल मूड सही नहीं है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस नहीं है, तो आपका मन इधर उधर भटक सकता है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस आते हैं वो आपके हमारी थिंकिंग की वजह से भी आते हैं और इनके वजह से भी हमारी थिंकिंग में इन्फ्लुएंस होता है, इंटर रिलेटेड है ये दोनों चीज़ें। तो सिलेक्टिव अटेंशन इज नथिंग, ठीक है, सिलेक्टिवली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पे एबिलिटी टू गेट आउट और इग्नोर irrelevant sensory information and to pay selective attention to the relevant information, ठीक है। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पे फोकस करना। अब देखो हमारे ब्रेन में क्या है, एक लिमिटेड स्कोप है। अब हम क्यों बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, स्टूडेंट्स ने जो तैयारी कर रहा है वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन में एक लिमिटेड स्पेस है। जैसे आपके एक फ़ोन में मेमोरी होती है, क्या होता है, आपके मोबाइल में एक मेमोरी होती है ना, आप उस मेमोरी में एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन डाल सकते हो आपके फ़ोन में मेमोरी में। आपने क्या करा, उसमें आपको स्टडी मटेरियल डालना है या कुछ डालना है, वीडियोस डालने हैं, लेक्चर्स डालने हैं, जो भी क्लासेस के। अब उसमें बहुत सारी मूवीज़ है डली हुई, तो क्या होगा, स्पेस ऑक्यूपाई हो गई। तो फिर आपकी मूवीज, स्टडी के लेक्चर्स या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे आ पाएंगे इसमें? वैसे ही हमारा ब्रेन है, आवर ब्रेन है लिमिटेड कैपेसिटी। इफ यू पुट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, unnecessary information, then it will occupy a space and there will be no space for your important information. The important means the relevant information for the study and for your growth, ठीक है। तो अगर किसी कोई टास्क है, इफ एनी टास्क रिक्वायर्ड all information processing space, then this task selectively attend at the expense of other, means only that single task can be performed, not other। अब देखो क्या है, इसको मैं और थोड़ा सा इलेबरेट करता हूँ और इसके ऊपर आता हूँ। कुछ टास्क होते हैं जो आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, और कुछ टास्क होते हैं जो एक टास्क को एक ही टाइम पे कर पाते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? कुछ टास्क ऐसे हैं जो वन एट ए टाइम आप कर सकते हो। अगर उस टास्क की डिमांड है, उसका जो स्पेस है, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर चलाते हैं, हम लैपटॉप चलाते हैं, तो लैपटॉप पे कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं, है ना। वो एप्लीकेशन अगर हेवी है, वो एप्लीकेशन अगर बहुत ज़्यादा हेवी है, प्रोसेसिंग डिमांड बहुत ज़्यादा करता है, तो क्या हम दूसरा एप्लीकेशन रन कर पाएंगे साथ में?
दूसरा तीसरा 2-3 एप्लीकेशन एक साथ रन कर पाएंगे क्या, अगर वो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मेमोरी पावर प्रोसेसिंग कंज्यूम करता है तो? नहीं ना, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हेवी है, प्रोसेसिंग की मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है वो। वैसे ही अगर जो टास्क हम कर रहे हैं उसकी डिमांड अगर ज़्यादा है, अगर वो ज़्यादा स्पेस कवर करता है हमारे ब्रेन में, हमारे अटेंशन की, तो हम सिर्फ एक ही टास्क को एक टाइम पे कर पाएंगे, दूसरा टास्क नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हो ये मेरी बात को? इफ ए टास्क रिक्वायर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पेस, हमारे ब्रेन में स्पेस है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पेस, देन दिस टास्क सिलेक्टिवली अटेंड टू ऑल एट द एक्सपेंस ऑफ ऑल अदर, मीन्स नॉट ओनली सिंगल टास्क कैन परफॉर्म, नो अदर। ठीक है, समझ पा रहे हो? मतलब आप हेवी सॉफ्टवेयर है तो सिर्फ वही चला सकते हो, दूसरे साथ में चलाओगे तो हैंग हो जाएगा। वैसे ही आप कोई सा टास्क कर रहे हो, इफ यू आर परफॉर्मिंग एनी टास्क दैट डिमांड्स all the processing information, that demands large space, large focus, then you will not able to perform other task with this. You need to perform only the single task, that particular task. On the another case, if suppose the task does not require all the processing information, आप चला रहे हो आप छोटा सा सॉफ्टवेयर, आप क्या चला रहे हो? छोटा सा सॉफ्टवेयर, जैसे आपने विंडोज में गैलरी खोल ली, गूगल खोल लिया, ठीक है, तो आप क्या है इसमें दूसरे टास्क भी कर सकते हो, लैपटॉप में मल्टीटास्किंग कर सकते हो, ये गूगल चला सकते हो साथ में, म्यूजिक प्लेयर चला सकते हो साथ में, है ना, आप गैलरीज भी देख सकते हो साथ में, ठीक है, पीडीएफ खोल सकते हो साथ में। तो ये छोटे छोटे टास्क है। दिस लिटिल टास्क यू कैन परफॉर्म साइमल्टेनियसली इन योर सिस्टम, इन योर लैपटॉप, द सेम लाइक इन आवर ब्रेन। इफ द टास्क डज नॉट रिक्वायर्ड ऑल द प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, वैसे ही हमारे ब्रेन में, हमारे ब्रेन को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मतलब वो जो टास्क है छोटे छोटे हैं समझ लीजिए, तो देन यू कैन गो फॉर मल्टीटास्किंग, देन मोर अदर देन टास्क कैन बी अटेंड एट ए टाइम। दिस रिफर टू एज अ कैपेसिटी मॉडल ऑफ द सिलेक्टिव अटेंशन। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? कैपेसिटी मॉडल ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। क्लियर है सबको कि टास्क के हिसाब से आपका ब्रेन काम करेगा? Are you getting my point? Yes? क्लियर है सबको? ओके। फॉर एग्जाम्पल अब देखो बिगिनर और उसमें क्या होता है, बिगिनर में और ट्रेंड वाले में क्या डिफरेंस है? ट्रेंड एथलीट में वो कैसे चूज करते हैं? जो ट्रेंड एथलीट होता है ना, जो बिगिनर होता है ना, देखो बिगिनर इसमें क्या है, ये जो वाइट वाला पार्ट है ये बिगिनर है, एक्सपर्ट है, ये अलग अलग पार्ट है। जैसे बास्केटबॉल खेल रहा है सपोज, वो है ना, बास्केटबॉल खेल रहा है, तो बिगिनर वाले ड्रिबलिंग कर रहा है ना, तो ड्रिबलिंग में वो एक्सपर्ट ही नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा का मतलब क्या है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बोला कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंज्यूम कितनी मेमोरी करेगा, कितना डिमांड पुट करेगा आपके सिस्टम के ऊपर, वो डिपेंड करता है आपकी टास्क के साथ। अगर आप बिगनर हो, सपोज आप नया नया ड्रिबलिंग करने जा रहे हो, तो आपको ज़्यादा अटेंशन चाहिए ना, आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। पर अगर आप 5 साल से 10 साल से कर रहे हो वो चीज, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। जो बड़ा सॉफ्टवेयर था, अगर आप उसको रेगुलर चला रहे हो लैपटॉप में, तो वो सॉफ्टवेयर छोटा हो जाएगा आपके लैपटॉप में, और फिर आप आसानी से चलेगा अगर रेगुलर चला रहे हो तो। वैसे ही जो सॉफ्टवेयर हमारे पे लोडिंग डाल रहा था, हमारे सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा लोड डाल रहा था, पर हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है बिगनर, तो जब वो एक्सपर्ट हो जाएगा तो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। इफ यू आर ए बिगनर एंड इफ यू स्टार्ट ड्रिबलिंग ऑन एनी काइंड ऑफ गेम, it will put large amount of load on information processing space, बट हम उस चीज में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो उस चीज को हम ऑटोमेटिकली कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, हमारे ब्रेन को ज्यादा प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब हम क्या कर पाएंगे, दूसरी चीजों पे भी फोकस कर पाएंगे ज्यादा। किन चीजों पे? डिफेंस को देखने पे,
ऑफेंस को देखेंगे, हमारे प्लेयर्स को देख पाएंगे, स्पेस देख पाएंगे, ये देख पाएंगे। आपने देखा होगा, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो नया नया जो बास्केटबॉल खेलने वाला प्लेयर है, जब वो ड्रिबलिंग करता है तो वो क्या करता है, पूरी बॉल को देख देख के ड्रिबलिंग करता है। वो आसपास प्लेयर को नहीं देख पाता और मूवमेंट डिसीजन नहीं ले पाता, एंटिसिपेट नहीं कर पाता मूवमेंट्स को फास्ट, है ना। जो बिगनर है वो ड्रिबलिंग करेगा तो बॉल को देखेगा। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पेस ज़्यादा चाहिए उसको, ऑटोमाइज्ड नहीं हुआ मूवमेंट। और वो ट्रेंड एथलीट है ना, उसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बॉल को, वो बॉल को अपने आप ड्रिबलिंग करते जाएगा और वो डिफेंस को देखेगा, ऑफेंस अपने प्लेयर को देखेगा और बॉल को इजीली पास कर देगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पेस एक्सपीरियंस के साथ में, स्किल के साथ में कम हो जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, जो सॉफ्टवेयर कल आपके सिस्टम पे, लैपटॉप पे लोड डाल रहा था, वो सॉफ्टवेयर आप रोज चला रहे हो, आपके सिस्टम को हैबिट हो चुकी है उस सॉफ्टवेयर की, देन आफ्टर फ्यू ईयर्स दैट सॉफ्टवेयर विल नॉट पुट टू मच लोड। ओके, चलो अब अटेंशन के ऊपर आते हैं कि स्पोर्ट्स का क्या लेना देना है, अरोजल और अटेंशन का क्या रिलेशनशिप है। समझ पा रहे हो? अटेंशन का क्या रिलेशनशिप है। अब देखो, जनरल सी बात है, जो स्किल आपके लिए नहीं है उसको ज्यादा टेंशन चाहिए, राइट? अब जो स्किल आप ट्रेंड हो चुके हो, जो स्किल आप अच्छे से सीख चुके हो, उसको कम अटेंशन चाहिए रहेगा। एम आई राइट? है ना? आप नए नए बास्केटबॉलर हो तो आपको ज़्यादा अटेंशन देना पड़ेगा ड्रिबलिंग पे, और अगर आप ट्रेंड हो तो 5-10 साल से खेल रहे हो तो आपको जितना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मली खेल पाओगे। ठीक है, अब अटेंशन नैरोइंग क्या होता है? अटेंशन नैरोइंग मतलब अटेंशन फोकस, एबिलिटी टू अटेंड अप्रोप्रिएट स्टिमुलाई ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, इंक्लूडिंग नैरो एंड broaden the attention when required। आपको जैसे आप टॉर्च है, टॉर्च का फोकस कैसा होता है? हम उसको पास में लेके जाएंगे तो नैरो होते जाएगा, दूर लेके जाएंगे तो वास्ट होते जाएगा। फोकस पॉइंट, कितनी चीजों पे फोकस करना है, इसको ही हम बोलते हैं अटेंशन नैरोइंग, है ना। मतलब कि कितने रिलेवेंट क्लूज पे फोकस करना है। सपोज देखो, एक आपको एक डायग्राम बताता हूं मैं, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा अटेंशन नैरोइंग का मतलब। देखो, ये है हमारा, जैसे टॉर्च चलाते हैं सेम वैसे ही ये अटेंशन, ठीक है। ये इधर की साइड से आ रहा है, इधर की साइड से, डायरेक्शन इधर की साइड से सपोज। अब ये जो है रेड में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इन चीज़ों पे हमें अटेंशन करना है जो रेड में है। और जो ब्लू वाले में है वो हमारे इररिलेवेंट क्लूज है। क्लूज, ये अटेंशन नैरोइंग दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्लूज, अब देखो, ये जो अब जो हमने हमारा ये अटेंशन है, ये ब्लैक लाइन क्या है? ये क्या है? अटेंशन है। अब हमने अटेंशन को नैरो कर दिया। मैंने क्या बोला? रेड वाले क्या है? रेड वाले रिलेवेंट, मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट। और ये ब्लू वाले क्या है? इररिलेवेंट, मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। जब आपने अटेंशन को क्या किया? नैरो किया। हम क्या कर रहे हैं? नैरो कर रहे हैं। तो आप सिर्फ फोकस कर पा रहे हो, रिलेवेंट क्लूज के ऊपर। तो आपने क्या किया? जब आपने अटेंशन को, व्हेन यू डू अटेंशन नैरोइंग, तो आप क्या कर पा रहे हो? इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर पा रहे हो। पर आपने जब अटेंशन को वाइड कर दिया, ज्यादा बढ़ा दिया, तो साथ ही साथ इररिलेवेंट क्लू के साथ में इररिलेवेंट क्लूज भी इंक्लूड हो चुके हैं। समझ पा रहे हो?
है ना, जैसे हम टॉर्च से फोकस करते हैं, फोकस करते हैं, ये हमारी टॉर्च है ना। अगर इसको हम ज़्यादा वाइट कर लेंगे, हमें सिर्फ ये ऑब्जेक्ट देखना है, ये ऑब्जेक्ट देखना है। अगर हम इसको वाइट कर लेंगे तो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी जाएगा लाइट, पर अगर उसको नैरो कर लेंगे तो सिर्फ हमारा किस पे जाएगा, ये नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स पे ही जाएगा ना, ये नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स जो हमारा है, ठीक है। तो अटेंशन नैरो का होना मतलब ओनली रिलेवेंट क्लूज पे फोकस करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फोकस को ये करना, जैसे हम बोलते हैं ना, ये एकदम फोकस होके, तो जितना ये छोटा होगा, जितना नहीं, ऑप्टिमम होना चाहिए। ज्यादा छोटा हो जाएगा तो फिर देखो ये वाले भी बाहर हो जाएंगे ना। ये छोटा होगा अगर, तो क्या होगा, हमारा इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान जाएगा। अगर आपने अटेंशन को क्या कर दिया, वाइट कर दिया, तो इररिलेवेंट चीजों पे भी आपका ध्यान जा सकता है, ठीक है। जैसे घोड़ा है, हॉर्स है, हॉर्स के आंखों के साइड में क्या लगाया जाता है, वो लगाया जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पट्टी, साइड में क्या बोलते हैं उसको, नाल पर क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी हो, ऐसा उसके साइड में लगा देते हैं ऐसा, ताकि वो आइट साइड नहीं देख पाए, है ना, उसका अटेंशन को एक जगह एक डायरेक्शन में लगा पाए। तो समझ में आया आपको? अटेंशन को नैरो करेंगे तो क्या होगा, और अटेंशन को वाइट करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेवेंट क्लूज, और इसको क्या बोलते हैं, इररिलेवेंट क्लूज, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जब यहां पे क्या होगा, अब देखो अरोजल का क्या लेना देना है आपको, अटेंशन फोकस नैरोइंग पे समझ में आ गया, बोर्डनिंग और फोकस इस पे समझ में आ गया, है ना। तो अटेंशन नैरोइंग किन चीजों, किसका फंक्शन है, दो चीजों का, अटेंशनल नैरोइंग दो चीजों पे डिपेंड है, दो चीजों का फंक्शन है, या तो रिलेवेंट क्लूज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है इररिलेवेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो अब देखो, जैसे हमारा अरोजल इंक्रीज होता है, ध्यान रखना, वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे जैसे हमारा अरोजल इंक्रीज होगा, एज अरोजल इंक्रीजेस, अरोजल का मतलब आपको पता ही है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एक्टिवेशन, है ना। जैसे जैसे हमारा अरोजल इंक्रीज होगा, है ना, अटेंशन बिगन टू नेरो, अटेंशन नेरो होना चालू हो जाएगा। मतलब आप, नेरो का मतलब आपको मैंने बता ही दिया, है ना। अटेंशन आपका इतना ज्यादा चीजों पे था, आपने अरोजल बढ़ा तो नेरो हो गया ये, तो अब इंपॉर्टेंट चीजों पे ही फोकस है। ये डायग्राम देखो ऊपर, पहले व्हाइट था, बॉर्डर था, अरोजल के साथ में ये अरोजल बढ़ा तो क्या हो गया, अटेंशन नेरो हो गया, ठीक है। तो अटेंशन, अरोजल बढ़ने से क्या होगा, अरोजल बढ़ने से क्या होगा, अटेंशन नेरो हो जाएगा, बिगन नेरो, है ना। अब इससे नेरो होगा तो क्या होगा, इररिलेवेंट क्लूज क्या हो जाएंगे, इररिलेवेंट क्लूज बाहर हो जाएंगे, इररिलेवेंट क्लूज गोज आउट। वो डायग्राम को याद करो, गोज आउट, और इररिलेवेंट क्लूज रिमेन, रिलेवेंट क्लूज रिमेन, है ना। इससे अल्टीमेटली क्या होगा, इससे अल्टीमेटली क्या होगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अरोजल इंक्रीज होना चाहिए, तो जिससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। अभी भी यहां तक खत्म नहीं होता, इसके आगे भी कहानी है। पहले ये देख लो, क्या बोला मैं, कि ये पहले आपका ये रिलेवेंट क्लूज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है, इररिलेवेंट जो आपके लिए ब्लू वाले बाहर वाले, ये इररिलेवेंट है ना। अब ये फोकस आपका किस, पहले क्या था, अरोजल जब आपका नॉर्मल था तो फोकस इन सभी चीजों पे था, सभी पे था। आपने क्या करा, इसको नैरो कर दिया, तो फोकस किस पे हो गया, फोकस ओनली दिस रिलेवेंट क्लूज, ओके, एंड दिस इररिलेवेंट गोज आउट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्क्रीनशॉट ले लो उसका।
स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अरोजल बढ़ने से हुआ, अब कितना अरोजल, पर सेकंड कंडीशन ये आती है, अब अरोजल लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बट अगर अरोजल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा, सेकंड कंडीशन समझो, ये कंडीशन समझ में आ गई सबको। नाउ सी द सेकंड कंडीशन, इफ अरोजल लेवल इंक्रीजेस टू मच अरोजल, ठीक है, टू मच अरोजल, तो आप क्या होगा, दोनों पहले क्या था, सिर्फ रिलेवेंट क्लूज बाहर हुए थे, अब रिलेवेंट भी बाहर हो जाएंगे ज्यादा अरोजल के इंक्रीज होने की वजह से। ये आपका ये दोनों जो इंपॉर्टेंट थे वो भी बाहर हो जाएंगे, तो परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगा टू मच अरोजल इंक्रीज होने से, है ना, याद रखना ये पॉइंट। तो देखो पहले अरोजल लेवल क्या था, ऐसा नॉर्मल था, पहले ज्यादा था, वाइड था, तो ये रिलेवेंट थे, अभी थोड़ा ऐसा कम हुआ, है ना, तो ये अच्छा है, ऑप्टिमम है, ये ऑप्टिमम लेवल वाला है, ऑप्टिमम लेवल वाला। पर अगर अरोजल लेवल और ज्यादा कम हो गया, और ज्यादा बढ़ गया, टू मच अरोजल, ये टू मच अरोजल कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रिलेवेंट क्लूज आल्सो गोज आउट, रिलेवेंट क्लूज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आल्सो गोज आउट, तो अल्टीमेटली क्या होगा, परफॉर्मेंस, इसको क्या बोलेंगे, इसके वजह से क्या होगा, परफॉर्मेंस डिक्रीमेंट, इसके वजह से क्या होगा, परफॉर्मेंस डाउन, परफॉर्मेंस डिक्रीजेस। और इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, इस चीज को बोलेंगे डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, इट इज अ डिस्ट्रैक्शन है ये हमारे लिए, ये क्या है, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। समझ में आया आपको कंडीशन तीनों, दोनों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हेलो निशांत, मलर, राहुल, ठीक है। तो ये ऑप्टिमम, देखो ये नॉर्मल है, इसमें लो अरोजल है, लो अरोजल कंडीशन, ये डायग्राम बना लो, है ना, अरोजल, ये क्या है, ऑप्टिमम अरोजल, ठीक है, इसमें ये बेस्ट है, ये बेस्ट है परफॉर्मेंस के हिसाब से। और अगर टू मच अरोजल हो जाता है तो इंपॉर्टेंट भी बाहर हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट कौन सा, रिलेवेंट, ये रिलेवेंट कौन सा, रेड वाला, ठीक है, ये भी बाहर हो जाएगा, और ये इरिलेवेंट तो बाहर ही है, इरिलेवेंट भी बाहर ही है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो नेक्स्ट आते हैं इस पे, है ना, अटेंशन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। अब देखो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना मैं बहुत फ्लेक्सिबल इंसान हूं, मतलब क्या है, कंडीशन के हिसाब से आसानी से ढल जाना, अपने आप को जल्दी से चेंज कर लेना। तो अटेंशन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वही होगा, अटेंशन को कैसे चेंज कर सकते हैं हम, नेरो बोट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे फटाफट कर सकते हैं। सपोज आप गेम खेल रहे हो तो आपको मल्टीपल जगह पे अटेंशन पे करना पड़ेगा, हाउ इफेक्टिवली, हाउ क्विकली यू चेंज द अटेंशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर पोजीशन, ये हमारी एबिलिटी है, क्लियर है, इसको बोलते हैं अटेंशन फ्लेक्सिबिलिटी। नेरो से फोकस करके ब्रॉड कैसे करेंगे, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कितनी फास्ट हम अटेंशन को चेंज करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, अटेंशन फ्लेक्सिबिलिटी। समझ पा रहे हो, जैसे सपोज आप बहुत लाइट वाले एरिया से आते हो, जस्ट इस अटेंशन का मतलब नहीं है, मैं से एग्जांपल दे रहा हूं मैं इसी समझने के लिए। आप बहुत ज्यादा लाइट एरिया से आ रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा लाइटिंग वाला एरिया है, अचानक से लाइट चले जाती है या आप डार्क रूम में चले गए, तो आपका क्या है, प्यूपिल्स टाइम लगेगा उसको रिलैक्स उस पोजिशन पे आने के लिए, तब तक आपको कुछ नहीं दिखेगा। आप लो लाइट वाले एरिया में जाओगे तो, है ना, आप बहुत ज्यादा ब्राइट एरिया से आ रहे हो जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई है, और उससे तुरंत आप लो लाइट वाले एरिया में जाओगे तो लाइट तो रहेगी पर लो लाइट रहेगी, तो आपको थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में आपकी प्यूपिल को, आई बॉल को,
ठीक है, तो समझ लो वैसे ही हमारा अटेंशन हम हाई अटेंशन से कैसे चेंज करते हैं, लोड अटेंशन को कैसे चेंज कर रहे हैं, नीरो से बोर्ड कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं अटेंशन फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म में कोग्निटिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस। कोग्निटिव मतलब मेंटल प्रोसेस, इंटरफेरेंस मतलब प्रोसेस। थॉट ऑफ स्केप एंड टास्क इररिलेवेंट थॉट्स, मतलब आपका इररिलेवेंट थॉट्स आपके अंडर आना, आपके माइंड में आना। डिस्ट्रैक्शन, एनी रैंडम थॉट दैट ब्रेक द कंसंट्रेशन। क्लियर है। कोग्निटिव इंटरफेरेंस, एनी थॉट दैट इज रिलेवेंट दैट कम्स इन योर माइंड। क्लियर है। हाई टास्क ओरिएंटेड पीपल में एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ कोग्निटिव इंटरफेरेंस, और हाई ईगो ओरिएंटेशन विथ लो परसीव्ड एबिलिटी वाले पीपल में लो कोग्निटिव इंटरफेरेंस होता है। Got it? When the athletes are in a zone, playing in the zone, extraordinary performance of the athlete. ये था अटेंशन के बारे में। आपको समझ में आया अटेंशन के बारे में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसकी ट्रेनिंग कैसे करें अटेंशन की? अटेंशन के बारे में समझ में आया। रिलेवेंट क्यूज, इररिलेवेंट क्यूज, है ना, ये देख लो। नॉर्मल एरोजल, नेरो, ऑप्टिमम। ठीक है, जब अटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अटेंशन बिकम मोर, द रिलेवेंट क्यूज आल्सो गोज आउट एंड रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस डिक्रीजेस। और कुछ इंपॉर्टेंट है तो बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम जाएंगे उसके ट्रेनिंग के ऊपर, कैसे हाउ टू जस्ट इंक्रीज अटेंशन। इफेक्ट टू मच एरोजल, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। ठीक है, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? effect of decreasing ability, athlete's ability to discriminate between irrelevant and relevant clues and focus upon relevant clues only। मतलब डिस्टर्बिलिटी का मतलब ये होता है कि एथलीट्स की एबिलिटी खत्म हो जाती है, उसमें एथलीट्स को नहीं पता चलता है कि व्हाट इज रिलेवेंट एंड व्हाट इज इररिलेवेंट क्लूज, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। दैट इज डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। मतलब उसके लिए उसको नहीं पता रहता कि मेरे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, क्या मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये है डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। द एथलीट हु इज सफरिंग फ्रॉम डिस्ट्रैक्टेबिलिटी टेंड टू एक्सपीरियंस सडन एंड सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस, एंड दिस फिनोमिना ऑफ अटेंशन नैरोइंग इज इलस्ट्रेट अबाउ। चलो, इफ अटेंशन, इफ द बैंड इज टू वाइड, वाइड मतलब मैंने बताया आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, मैंने बताया था ना, वो ब्लू वाले भी अंदर आ जाएंगे, है ना। ही विल पिकअप सच इररिलेवेंट क्लूज एंड नॉसी क्राउड एंड चीयर लीडर्स। अगर देखो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो जो आपको मैंने दो वाले बताए थे, ये वो डायग्राम को याद रखो, रेड वाले जो अंदर थे और ब्लू वाले जो बाहर थे। तो ब्लू वाले जो बाहर है वो इररिलेवेंट है। तो अगर बैंड, अटेंशन का जो बैंड है अगर टू वाइड रहेगा तो इररिलेवेंट क्लूज भी अंडर हो जाएंगे। अब इररिलेवेंट क्लूज में क्या हो सकता है, जैसे क्राउड, अटेंशन, बाहर जो क्राउड कर रहा है ना, पब्लिक हमें जो देख रही है, कोई हमें एग्रेसिव दिला रहा है, तो ये सारी चीजें जिससे परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। पेरिफेरल स्क्रीनिंग क्या होता है? पेरिफेरल विजन मतलब आउटसाइड का आप देख पा रहे हो। ठीक है, आप जैसे मैच खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो बॉल को देख रहे हो आप तिरछी नजर से देख रहे हो, आपको पता चल रहा है हमारे पास में कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सेंस ले रहे हो, इसको बोलते हैं पेरिफेरल स्कैनिंग, है ना। इट वॉज ऑब्जर्व डेट अंडर द कंडीशन ऑफ हाइटेंड अरोजल कराटे परफॉर्मेंस फोकस्ड ऑन देयर आई ऑन चेस्ट ऑफ द अपोनेंट बट आल्सो पेरिफेरल स्कैनिंग टू सी हैंड फीट ऑफ द अपोनेंट। मतलब एक्स्ट्रा चीजें भी देखना। आपकी आई बॉल तो सामने है पर आपको पता चल रहा है कि साइड से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है, ताकि अकॉर्डिंग टू दिस आप अपने एक्शन को चेंज कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल स्कैनिंग, है ना। इन स्पोर्ट्स लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल, तो सिचुएशन ऑफन ओकर वेयर आउट ऑफ बाउंड passers fail to see an open cutter right in their front of her, or the quarterback fail to see an open receiver right in the front of him. In both these situations, this phenomena referred to as
अटेंशनल ब्लाइंडनेस क्या है, मतलब क्या है, जैसे आप मैच खेल रहे हो, आपका प्लेयर सामने है पर आपको देख नहीं पा रहे हो उस चीज को, सामने मतलब आप दूसरे बॉल को देख रहे हो या एक एट टाइम एक ही को देख पा रहे हो, आप आपके पेरिफेरल व्यू को नहीं देख पा रहे हो। पेरिफेरल मतलब सराउंडिंग वाला एक्स्ट्रा चीजें, है ना। आपका प्लेयर वहां कोने में खड़ा है और आपको ट्राई कर रहा है कि आपको बॉल दे, पर आप नहीं देख पा रहे हो उसको और पास नहीं कर पा रहे हो, तो इस चीज को बोलेंगे इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब ये कब होती है, ये बिगनर के साथ अक्सर होती है, क्योंकि आपका बॉल पे ही ध्यान है, आपको ड्रिबलिंग पे ही ध्यान है, और आप फोकस हमारा, आपकी स्पेस खत्म हो चुकी है ड्रिबलिंग में, वापस आओ वो स्पेस प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन पे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पेस पे। जो बिगनर है ना, वो मैंने क्या बताया था, बिगनर सिर्फ किस पे ध्यान दे पा रहा है, ड्रिबलिंग पे ध्यान दे पा रहा है। जब वो ड्रिबलिंग पे ध्यान दे रहा है तो उसका जो डिफेंस है उसको नहीं देख पा रहा, अपने प्लेयर को नहीं देख पा रहा, प्लानिंग नहीं कर पा रहा, तो ये जो एरिया कम बचा, उसका मैक्सिमम स्पेस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पेस ड्रिबलिंग से ही कवर हो गया है। पर अगर उसका ड्रिबलिंग में एक्सपर्ट है वो, तो उसका ब्रेन किसी और चीज पे भी फोकस कर पाएगा। तो ये रीजन क्या है इसका, पेरिफेरल स्कैनिंग नहीं कर पाना और अटेंशन, ये जो क्या बोलते हैं इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस का रीजन क्या हो सकता है, वेयर प्राइमरी टास्क कंज्यूम मोस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पेस। क्या बोल रहा है, प्राइमरी टास्क कंज्यूम मोस्ट ऑफ द अवेलेबल इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन स्पेस, मतलब ड्रिबलिंग ने ब्रेन का अटेंशन ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर लिया, ड्रिबलिंग ने ब्रेन को ऑक्यूपाई कर लिया, तो वो दूसरी चीजों पे कैसे अपना ब्रेन लगा पाएगा, अटेंशन लगा पाएगा, तो उस वजह से होता है इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये देखो ये डायग्राम, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये अटेंशन की लाइन है, जैसे आप नेरो करते जा रहे हो, इसको आगे बढ़ाते जा रहे हो, नेरो करते जा रहे हो, ये लो अटेंशन है जिसमें सारे प्लस माइनस सब हो गए, जीरो भी, जीरो क्या इरिलेवेंट है और प्लस क्या रिलेवेंट है। अपन हमने क्या करा, अटेंशन को थोड़ा सा ब्रॉड किया, मॉडरेट, तो जीरो बाहर हो गए, प्लस अंदर रह गए, बस और ज्यादा मॉडरेट कर दिया तो प्लस माइनस दोनों बाहर हो गए, तो अब डिस्क्रिम अटेंशन गया पूरा। A quiet eye period is calculated as a time slept between last eye fixation and the initiation of motor response, and is believed to be time when relevant clues are processed and motor plan are coordinated. Anticipatory skills. Anticipatory skills can enhance by teaching badminton player to orient the visual attention to predetermined information clues opponent body. अब देखो अटेंशन और ये एंटीप्लेटरी स्किल क्या है कि पहले से ही अपोनेंट को जज कर लेना कि ये किधर मार सकता है, किसकी बॉडी लैंग्वेज को गेस करके एंटिसिपेट कर लेना। जैसे एक बॉलर बॉल फेंकने जा रहा है तो बैट्समैन क्या है, एंटिसिपेट कर सकता है कि बॉल किधर आएगी, वो आगे बढ़ सकता है, उसके हिसाब से एक्शंस ले सकता है, तो इसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी स्किल। ये आपको मैं भेज दूंगा पीडीएफ, एक बार रीडिंग कर लेना। अटेंशन फ्लेक्सिबिलिटी आपको मैंने बता दिया, कॉग्निटिव इंटरफेरेंस आपको मैंने बता दिया, ब्रेक अटेंशन इररिलेवेंट थॉट। ठीक है, कंट्रोल ऑटोमेटिक, controlling process. In learning a new sports skill, the athlete must focus upon controlled process of information, है ना, स्लो एफर्ट रिक्वायर्ड। न्यू स्किल सीखने के लिए हमें ज़्यादा अटेंशन की जरूरत पड़ती है। कंट्रोल प्रोसेस इज रिलेटिवली स्लो एफर्ट कंज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल, है ना। तो नई स्किल हम सीखते हैं तो वो क्या रहती है, कंट्रोल रहती है, उसमें हम स्लो कर पाते हैं, ड्रिबलिंग हम कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट चाहिए। बट जब हम स्किल ऑटोमेटिक हो जाती है, जब हम बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं किसी चीज़ को, तो हमारा फोकस ज़्यादा नहीं चाहिए, वेल लर्न स्किल में हम लिटिल एफर्ट चाहिए रहता है, हमारा अटेंशन भी कम चाहिए रहता है। जो आप चीज ड्रिबलिंग आप 10 साल से करने लग जाओगे तो रिक्वायर्ड लिटिल कंसेशन अटेंशन, स्मूथ ऑपरेशन कर पाओगे विदाउट इंटरफेरेंट। ठीक है,
बट you don't want to hesitate or entertain a negative thought about how throw to first base because if you do so upset automatic execution of skill. पर इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर हमने इफ यू मेक एन एरर एंड फॉरगॉट वेर यू इन द पोएम you often have to start over and get back into the track. So it is with completing a double play in the basket or soft ball, है ना. अगर हमने क्या करा, सपोज हमने फर्स्ट वाला थ्रो गलत फेंका और हम उसके बारे में हेजिटेट कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन खराब होगा, आपकी स्किल्स खराब होगी. क्लियर है सबको? सब चलेगा क्या? नहीं है? यहां तक क्लियर है? अब देखो आगे, फिर आता है इसके ऊपर. देखो आप क्या क्या ट्रेनिंग है अटेंशन की. पहला है थॉट स्टॉपिंग एंड सेंटरिंग. थॉट स्टॉपिंग एंड सेंटरिंग मतलब आपने क्या करा कि जो रिलेवेंट नेगेटिव थॉट्स है उसको स्टॉप करके आप पॉजिटिव थॉट को स्टार्ट कर रहे हो, रिप्लेस करना पॉजिटिव थॉट्स के साथ में. सपोज आपके माइंड में कुछ नेगेटिव आ रहा है या इरेलेवेंट आ रहा है, तो उसको आप करो पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस. बाय चांस आप सोच रहे हो यार मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, स्ट्रेस ले रहा हूँ, मेरा क्या होगा, ये होगा, वो हो गया, उसकी जगह आप सोचने लग जाओ यार मैं आज पढ़ूँ क्या, मैं ये पढ़ूंगा तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट मेरे को अच्छा लगता है, ये कर लो, वो कर लो, मेडिटेशन कर लो, स्पोर्ट्स खेल के आ जाओ. मतलब उसको रिप्लेस करना है, एनर्जी को रिप्लेस करना, सप्रेस करने की जगह उसको रिप्लेस कर दो. तो इसको थॉट स्टेपिंग एंड सेंटरिंग है ये. ठीक है. वंस द नेगेटिव थॉट हैज बीन रिप्लेस द एथलीट सेंटर हिज अटेंशन इंटरनली एंड द प्रोसेस ऑफ सेंटरिंग इन्वॉल्व डायरेक्टली थॉट्स इंटरनली. ठीक है. सो द एथलीट नैरो फोकस ऑन द रिलेवेंट एक्सटर्नल क्यूज, है ना. हम क्या करने, जब एक बार हमने उसको स्टॉप कर दिया हम पॉजिटिव चीजों पे फोकस कर पाएंगे. द बेसिस ऑफ स्टेप्स फॉर देम क्या है, सिंपल सी चीजें. डिस्प्लेस एनी नेगेटिव थॉट्स विथ पॉजिटिव थॉट्स, है ना. सेंटर योर अटेंशन इंटरनली व्हाइल मेकिंग द माइनर एडजस्टमेंट इन द अरोजल, है ना. नैरो फोकस योर अटेंशन, ये गाइडलाइंस की तरह है, सिंपल गाइडलाइंस की तरह कैसे करें, है ना. नैरो योर फोकस अटेंशन एक्सटर्नली ऑन द टास्क रिलेवेंट क्यूज, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो. एग्जीक्यूट द स्पोर्ट्स स्किल एज सुन एज यू अचीव्ड अ फीलिंग ऑफ अटेंशन कंट्रोल. मतलब क्या होता है, जब आपका अटेंशन कंट्रोल आ जाए उसके बाद तुरंत बाद अपनी स्किल को एग्जीक्यूट कर दो. सपोज आप शूटिंग करने जा रहे हो और शूटिंग में आपने क्या करा, आपने जैसे अटेंशन मैक्सिमम आपका गेन कर लिया, आपने फायर कर देना चाहिए. अगर आप ज़्यादा टाइम लोगे तो आप लूज कर सकते हो आपका अटेंशन अगेन. ठीक है. तो ये है अटेंशन थॉट स्टॉपिंग. अब दूसरा टाइप का स्टाइल है एसोसिएटिव एंड डिसोसिएटिव अटेंशन स्टाइल. ये क्या होता है, एसोसिएटिव एंड डिसोसिएटिव. एसोसिएटिव स्टाइल मतलब आप अपनी बॉडी के बारे में अवेयर हो. आप रनिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार मेरे को ये मेरे पैर चल रहे हैं, मुझे पेन हो रहा है, मैं फीडबैक, हमारी बॉडी से फीडबैक लेना. internalize the direction of dimension of attention and focus on the body sensory feedback signals. मतलब एसोसिएटिव मतलब आप रनिंग कर रहे हो, आपके पैर चल रहे हैं, आप सोच रहे हो इस बारे में, आपकी मसल्स काम कर रही है, आपको इसमें अच्छा लग रहा है वो भी पता चलेगा, आपको पेन का भी पता चल सकता है कि हाँ यार मुझे इसमें पेन हो रहा है. तो यू आर जस्ट गेटिंग अवेयर रिगार्डिंग योर बॉडी, यू आर जस्ट गेटिंग सेंसरी फीडबैक सिग्नल्स फ्रॉम योर बॉडी, है ना. डिसोसिएटिव मतलब क्या होता है, एक्सटर्नलाइज, गेट आउट और ब्लॉक आउट द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी. मतलब आपको आप ध्यान नहीं दे रहे आप उस पर, आप तो बस रनिंग पे ध्यान दे रहे हो, आपके पैर दुख रहे नहीं कर रहे, क्या कर रहे, आप अपनी बॉडी के बारे में अवेयर नहीं हो, आपने सेंसरी इंपल्स को ब्लॉक कर दिया कि नहीं भाई मुझे कोई दर्द नहीं रहा उसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो. तो ये क्या होता है, डिसोसिएटर. दोनों में डिफरेंस समझ में आया, है ना. एसोसिएटर से क्या होता है, लेस प्रोन टू इंजरी. क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है यार हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, मैं रुक जाऊँ. जो एसोसिएटर्स होते हैं ना, जो थिंकिंग करते हैं अपनी बॉडी का अवेयर के बारे में, उसको इंजरी के चांसेस कम रहते हैं, वो अवेयर रहते हैं मुझे क्या हो रहा. और जो डिसोसिएटर्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें देखते नहीं कि यार बॉडी में पेन हो रहा है, रुक जाए या करे, कुछ नहीं उनको कम करना है, मतलब करना है. क्लियर है.
तो ये एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव, देखो ये पॉइंट देखो। एसोसिएटिव इंटरनल, फोकस ऑन फॉर्म ऑफ मसल्स, फील ब्रीथिंग, कैसे मसल हो रहा है, फील हो रहा है, मसल्स के बारे में जानना। एसोसिएटिव एक्सटर्नल, नेक्स्ट है नीचे वाला, नीचे देखो डिसोसिएटिव वाले में क्या लिखा हुआ है, डे ड्रीमिंग, फैंटेनाइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द माइंड। भाई मेरे को टास्क कंप्लीट करना है, मेरे को वो सोचना है, ये सोचना है, अवेयर नहीं होना बॉडी के बारे में कि मेरे नींद आ रही है ना, मेरे को पेन हो रहा है, अभी रुक जाओ, रेस्ट कर लो, ये सब चीज़ें नहीं। बस उनको तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है या डे ड्रीमिंग देना है, फैंटेसाइजिंग करना है बस। यह डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल टेंशन के बारे में डिफरेंस दिया है। ऊपर लिखा हुआ एसोसिएटिव, इधर देखेंगे एसोसिएटिव एक्सटर्नल, तो पहले ऊपर वाला देख लेते हैं, फिर इधर नीचे आएंगे डिस्ट्रक्शन की तरफ। फोकस ऑन फॉर्म ऑफ मसल्स, हाउ फील एंड ब्रीथ, ठीक है, कि कैसे इंटरनल, एसोसिएटिव इंटरनल हमारा जो है वो क्या है इसमें, कि मसल्स कैसे काम करती है देख रहे हैं। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर की चीज़ें, तो बाहर की चीज़ों में क्या आएगा, फोकस ऑन टाइम, डिस्टेंस कंप्लीटेड एंड स्ट्रेटेजी, इन चीज़ों पर ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं, है ना। अब डिस्ट्रैक्शन अगर हम देखें, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन हमारी बॉडी में क्या हो सकता है, हम टास्क की बात कर रहे हैं, रिलेवेंस की बात कर रहे हैं, वो छोड़ो, अभी जो हमने डिसोसिएटिव एसोसिएटिव छोड़ा वो अलग चीज़ है। अब डिस्ट्रैक्शन हमारे माइंड में इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। फोकस भी हमारे माइंड में इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। तो यहाँ पे इंटरनल डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता है कि हम माइंड में कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हैं, फालतू की सोच रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा डिस्ट्रैक्शन हो गया। अब डिस्ट्रैक्शन बाहरी तरीके से भी हो सकता है ना, एक अंदर वाला हो सकता है, बाहरी तत्व से भी हो सकता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे, सेंसरी, बाहर की चीज़ों पे देख के, ठीक है, अपोजिट सेक्स जेंडर की तरफ देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाना, ये सब क्या है, एक्सटर्नल है। इसकी वजह से आप इंटरनल डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है इन चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव डिसोसिएटिव समझ में आया आपको। मेजरमेंट क्या है अटेंशन स्टाइल का, रनिंग स्टाइल क्वेश्चन आयर इसने दिया, अटेंशन फोकस क्वेश्चन आयर, थॉट ड्यूरिंग रनिंग स्केल क्वेश्चन, ये है। तो ये सब था एसोसिएटिव डिसोसिएटिव एंड इंटरनल एक्सटर्नल अटेंशन के टाइप्स, ये सब चीज़ें था इंपॉर्टेंट, है ना। ड्यूरिंग ट्रेनिंग थोड़ा सा रिसर्च के ऊपर क्या है एसोसिएटिव डिसोसिएटिव की तरफ। ड्यूरिंग ट्रेनिंग एसोसिएट डिसोसिएटिव पे फोकस करना चाहिए, हमारी बॉडी रिलैक्स रहे, है ना, जिससे क्या थी, बिकॉज मोर रिलैक्सिंग, बॉडी क्या रहती है हमारी रिलैक्सिव रहती है, हम ज़्यादा ट्रेनिंग कर सकते हैं, ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते, पैर दर्द कर रहा नहीं कर रहा वो कर रहा। एसोसिएटिव में क्या करते हैं, आप अवेयर रहते हैं हमारी बॉडी के बारे में। इंक्रीजिंग एनर्जी एक्सर्शन एंड रनिंग इंटेंसिटी इंक्रीजेस, लिंक विद एसोसिएटिव, है ना, हम क्या करते हैं, एफर्ट डालते हैं, अवेयर होते हैं हमारी बॉडी में। और ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन भी हमें एसोसिएटिव होना चाहिए। डिसोसिएटिव मतलब यू आर जस्ट काम कर रहे हो, कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अवेयर नहीं हो पा रहे हो, है ना। अब देखो ये टाइप्स है अटेंशन, और टाइप से देखें अटेंशन के, नैरो एक्सटर्नल, ब्रॉड एक्सटर्नल, ये यूजीसी नेट में पूछा गया था, है ना, ब्रॉड इंटरनल और नैरो इंटरनल। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है सारी चीज़ें। नैरो का मतलब क्या होता है, नैरो का मतलब होता है छोटा हो जाना, ब्रॉड का मतलब वास्ट, है ना, इंटरनल का मतलब इंटरनल आपको पता ही है, और एक्सटर्नल का मतलब आउटसाइड वाला आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपको आप पता चल सकता है आप क्लियरली कि एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, नैरो क्या था, ब्रॉड क्या होता है, तो आप उससे सोच के इसको थोड़ा सा लॉजिक लगा के अटेम्प्ट कर सकते हो। इट वॉज आस्क्ड इन द यूजीसी नेट। तो नैरो इंटरनल क्या है, नैरो है मतलब, सॉरी पहला क्या है, नैरो एक्सटर्नल, नैरो है पर आउटसाइड वाला है, फोकस ऑन अपकमिंग हर्डल, ठीक है। ब्रॉड एक्सटर्नल, ब्रॉड ब्रॉड और विड्थ को बढ़ा दी हमने, बैंड को और बढ़ा दी, ब्रॉड है और एक्सटर्नल है। वेयर ही इज रिलेशनशिप टू अदर कंपटीशन इन द रैंक्स, वेयर ही इज इन द रिलेशनशिप विद द, उसकी रैंक क्या है ना, कंपटीशन के कंपेयर में उसका क्या रिलेशनशिप है, कौन सी रैंक पे क्या चल रहा, एक्सटर्नल हो गया, ज़्यादा वास्ट हो गया ये।
ब्रॉड इंटरनल स्ट्राइड लेंथ के ऊपर काम कर रहा है। इंटरनल हो गया आप सब कुछ इनसाइड द ह्यूमन बींग, समझ रहे हो, इनसाइड आ गया, थोड़ा सा इंटरनल हो गया। स्ट्राइड लेंथ कितनी होना चाहिए हडल को क्रॉस करने के बीच में, स्ट्राइड लेंथ के ऊपर फोकस। नेरो इंटरनल, नेरो मतलब क्या होता है, एकदम छोटा बेंड, और वो भी इंटरनल वाला। पर्सनल रेस जजमेंट एंड एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मैं कितना रेस में डिस्ट्रीब्यूट करूँ, कितना एफर्ट लगाऊँ, मेरा कितनी स्टार्ट लूँ, ये अंदर के अंदर मैं सोच रहा हूँ। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट वो भी इंटरनली सोच रहा हूँ मैं, इंटरनल चीज़ों के बारे में कि मैं कैसा करूँ, क्या करूँ, ये सब चीज़ें स्पेसिफिक, नेरो और इंटरनल हो गया। इसका जस्ट अपोजिट क्या है, ब्रॉड एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल हो गया, वो भी ब्रॉड वाला हो गया। तो ये है। क्लियर है सबको? अटेंशन के सीक्रेट पॉइंट क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, गाइडलाइंस, अटेन मोर एडवांस इंफॉर्मेशन क्लूज, बेटर एंटिसिपेट कर पाओगे तो अटेंशन अच्छा होगा। मोर पैटर्न ऑफ ओपोनेंट, अगर आप अपोनेंट को जज कर पा रहे हो कि वो किधर की साइड शटल मार सकता है, उसके एक्शंस, उसके क्लूज को देखना, अपोनेंट की बॉडी का पोस्चर, और इसको देख के हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हमारी बॉल किधर आएगी टेनिस वाली। सर्च मोर क्लूज, स्ट्रक्चर इनहेरेंट इन द स्पोर्ट्स, प्रेडिक्टिंग द फ्लाइट पैटर्न ऑफ द बॉल, कह रहे ठीक है, बॉल हवा में आने के बाद में कहाँ जा सकती है, अपने आप को उधर शिफ्ट कर लो। जैसे टेनिस में आप देख सकते हो इधर किधर शिफ्ट होते हैं ना प्लेयर्स, तो प्रेडिक्ट कर लेते पहले से कि बॉल की पैराबोलिक को देख के। कैच करने जा रहे हैं हम तो हमारे आप को बॉडी को शिफ्ट करते ना, या डाइव लगाते, रनिंग करने जाते हैं, ठीक है। ये अटेंशन के बारे में, इसको और डिटेल में पढ़ना हो तो मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा, इससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है रिलेटेड टू अटेंशन, आप पढ़ सकते हो इसमें से, है ना। ये थोड़ा सा वो मेमोरी का देख लेते हैं, और एक वीडियो भेजी थी मैंने, उसमें भी मेमोरी का है, उसमें वीडियो भी देख लेना, वो लीडरशिप और इसके साथ में था मेमोरी। छोटा सा सिंपल सा सेंसरी इंफॉर्मेशन सिस्टम मेमोरी का अगर देखें तो इसको सेंसरी रजिस्टर भी बोलते हैं, है ना। फर्स्ट शॉर्टेस्ट टाइम के लिए होता है, फर्स्ट हाफ सेकेंड, 1.5 सेकेंड, मतलब मैं सेंसरी इंफॉर्मेशन मैं जो देख रहा हूँ वो सेंसरी है, उसको स्टोर नहीं कर रहा हूँ ना मैं, सेंसरी है, जो भी विजुअल है मेरे सामने वो सेंसरी है, मेरे को ठंड लग रही सेंसरी है, तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो परमानेंट नहीं रहती। मेमोरी जैसे अभी आपकी रैम चल रही है, रैम बस सिंपल सा है, उसको स्टोर नहीं करते ना हम जब नॉर्मली चल रही है। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब वर्किंग मेमोरी, आपको मैंने बोल दिया जब पानी लेके आ, तो आप वहाँ गए, आपको याद रहेगा ना मैं पानी लेने गया, ऐसा तो नहीं ना कि आप वहाँ जाके भूल जाओगे यार मैं किस लिए आया था, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसके बाद में भूल जाओगे, काम करके भूल जाओगे आप। तो ये क्या है, प्रोसेसिंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। इधर सेंटर एंड रोड कुछ काम करने जा रहे हो, ठीक है, 20-30 सेकेंड के लिए होता है। अब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को आप रेगुलर रिहर्सल करो। मैंने आपको बोला कि ये प्रोडक्ट, ये लैपटॉप वो वाली दुकान पे मिलता है, आपने जान लिया, हाँ ठीक है, वो दुकान पे जाके देख लिया, ठीक है। या फिर मैंने आपको बोला कि हडल की पोजीशन इतनी दूर है, आपने एक बार रनिंग करके देख ली, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी। पर आप उसको अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे 20-30 टाइम्स, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू रिहर्सल एंड प्रैक्टिस, है ना। आपको पता चल जाएगा कि इतने स्टेप बाद मेरा हडल आएगा नेक्स्ट वाला, क्लियर है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ए प्रोसेसिंग मेमोरी, इज ए वर्किंग मेमोरी, इज जस्ट टास्क आपने दिया वो भी, पर आप उसको बार बार रिहर्सल करोगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। चंकिंग मतलब क्या होता है, इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेवरल सेपरेट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू लॉन्गर, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में, इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेवरल सेपरेट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू लॉन्गर वन। चंक्स जो होते हैं छोटे छोटे यूनिट होते हैं, जैसे आधार कार्ड अलग अलग सेपरेट नंबरों में लिखा रहता है, 4-4 की डिजिट लिखी हुई रहती है, जैसे हमारा मोबाइल नंबर 98265640 ऐसे करके। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब परमानेंट मेमोरी,
है ना। इंफॉर्मेशन मेजरिंग, इंफॉर्मेशन को बीट्स में मेजर करते हैं। ट्रू यूटिलाइजेशन थ्योरी किसने दी? स्टरबुक ने दिया। क्लियर है। और ज़्यादा फर्दर आपको मेमोरी के बारे में पढ़ना हो तो आपको जो मैंने वीडियो भेजी है आप उसमें पढ़ सकते हो। एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है ना, और डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरीज आपको देखने को मिलेगी उसमें। उसको मैं वो वाली मेन उसमें डाल दूंगा। तो आज के लिए काफ़ी है। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।